Hello student, I am Preeti. You are watching Let's Snap Exams. आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 का नाम है अपवाह। इसमें हम देखेंगे अपवाह तंत्र को। अपवाह क्या होता है, ड्रेनेज या अपवाह। तो अपवाह एक ऐसा शब्द है जो नदी तंत्र की व्याख्या करता है। जब एक नदी अपनी कई सहायक नदियों के साथ एक तंत्र बनाती है उसे ही अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। अब अपवाह द्रोणी क्या होती है? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। जब एक नदी तंत्र मतलब कई नदियां एक साथ मिलकर, एक नदी अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर जिस क्षेत्र में अपने जल को प्रवाहित करती है उस क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। और नदी घाटी क्या होती है? नदी बेसिन, इसे भी हम जान लेते हैं। तो जब कोई नदी छोटी छोटी शाखाओं से बनती है फिर वह एक बड़ी नदी बनकर किसी और बड़ी नदी में मिल जाती है तो उसका जो घेरा हुआ क्षेत्र होता है वह नदी घाटी कहलाता है। आगे देखते हैं, जब पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है उसे जल विभाजक कहा जाता है। तो जल विभाजक आप इस फोटो में देख सकते हैं। ये जल विभाजक या तो पहाड़ हो सकते हैं या फिर कोई ऊंची ज़मीन हो सकती है जो दो नदी द्रोणियों को या दो अपवाह द्रोणियों को अलग करती है। जैसे कि एक अपवाह द्रोणी आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से, और ये दूसरी ये है, और इसमें बीच में कोई पर्वत या फिर उच्च भूमि कोई हो सकती है जो इसका जल विभाजक बनी हुई है। तो आगे देखते हैं, भारत में अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत की नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। एक है हिमालयी नदियाँ जो है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और दूसरी हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। सबसे बड़ी 6 नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत में: नर्मदा द्रोणी, तापी द्रोणी, गोदावरी द्रोणी, कृष्णा द्रोणी, कृष्णा महानदी द्रोणी और कावेरी द्रोणी। अब इन्हें हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं इनके बीच क्या अंतर होता है। तो जो हिमालयन नदियाँ होती हैं वह ज़्यादातर नदियाँ 12मासी होती हैं, क्योंकि इनको पहाड़ों से जब वहाँ से हिमालय ग्लेशियर पिघलते हैं तो इन्हें 12 मास वहाँ से पानी मिलता रहता है। और ये नदियाँ पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण करती हैं। गॉर्ज क्या होते हैं? जब जो नदियाँ पर्वतों को काटकर आगे बढ़ती जाती हैं और वहाँ गड्ढों का निर्माण कर देती हैं वो गॉर्ज कहलाते हैं। और ये अपने ऊपरी मार्ग में, जैसे कि नदी की 3 मार्गों में बहती है, आप इसमें देख सकते हैं, ये है ऊपरी मार्ग। इस मार्ग में नदी तीव्र अपरदन करती है, मतलब अपने साथ जब पहाड़ों से बहकर आती है तो कंकड़ पत्थरों को और पहाड़ों को मतलब टुकड़ों में उनको अपने साथ बहाकर ले आती है। फिर नदी मध्य भाग ये है नदी का, जब वह प्लेन एरिया में बहती है तो प्लेन एरिया में यह सर्पिलाकार या फिर स्पाइरल वे में चलती है और यह गोपुर झीलों का निर्माण करती है। फिर जब नदी निचला भाग नदी का यह है जब नदी समुद्र के किनारे आती है या फिर डेल्टा और एस्चुरी का निर्माण करती है। और ये नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती हैं। मध्य तथा निचले भाग में बहुत सी आकृतियों का निर्माण करती हैं। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो अधिकतर प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती हैं वह मौसमी होती हैं। यह वर्षा के जल पर निर्भर रहती हैं। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा के मौसम में ही बड़ी नदियों का रूप ले लेती हैं, और जब वर्षा नहीं होती है तो यह एक छोटी नदियों के रूप में वो आ जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं। ये भारत है और ये पश्चिमी घाट से ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ निकलती हैं और यह बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं। कुछ मध्य उच्च भूमियों से निकलकर अरब सागर में मिलती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये मध्य उच्च भूमियाँ, जैसे कि यहाँ से मध्य उच्च जो भूमियाँ हैं यहाँ से निकलने वाली नदियाँ इधर आती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो भारत की 2 सबसे बड़ी नर्मदा और तापी नदी हैं जो कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। आगे हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। अब हमने एक्सप्लेन के साथ समझेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि सिंधु नदी तंत्र जो है, सिंधु नदी 2900 किलोमीटर लंबी है
और यह मानसरोवर झील तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम होता है, सानोख्याव ग्लेशियर से। जब यह यहाँ से निकलती है तो ये सबसे पहले भारत में एंटर करती है लद्दाख में, और लद्दाख में इसकी सहायक नदियाँ हैं जास्कर, श्योक, नुब्रा, हुंजा। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में इसकी सहायक नदियाँ जास्कर, श्योक, नुब्रा और हुंजा हैं। फिर यह पीओके से होकर पाकिस्तान में चली जाती है और इसकी मेन सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। फिर यह मिठानकोट में पाकिस्तान में जाकर यह अरब सागर में मिल जाती है। अब हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी की जो लंबाई है या गंगा नदी जो तंत्र है वह 2500 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। और गंगा नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जितने क्षेत्र को घेरती है ये उसके साथ एक जालनुमा आकृति बनाती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ये तंत्र बना लेती है अपनी सहायक नदियों के साथ, तो इसे ही गंगा नदी तंत्र कहते हैं। अब इस तंत्र में हम देखते हैं कि गंगा नदी का जो उद्गम होता है, आप इसे और जूम करके देख लीजिए। गंगा नदी का जो उद्गम होता है वह एक ही नदी से नहीं होता। गंगा नदी दो नदियों के संगम से बनती है। एक है भागीरथी नदी जिसका जो उद्गम है जो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड के, और एक है अलकनंदा नदी जो कि संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। जब ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं तब वहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से आकर मिलती है। तो गंगा की सहायक नदियाँ देखते हैं। गंगा की सहायक नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और टोंस और सोन, हुगली और एक है महानंदा। ये सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और इसी में हम देख लेते हैं यमुना की सहायक नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब हमने गंगा नदी तंत्र को देख लिया है। अब हम इधर आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जहाँ पे गंगा और अलकनंदा नदी जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं और वह फिर गंगा बन जाती है वहाँ से, तो आप इस फोटो में देख सकते हैं। ये इधर से अलकनंदा आ रही है और इधर से ये भागीरथी नदी, जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इनकी संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। गंगा हरिद्वार के पास से पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अगर पूछा जाए कि गंगा कहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वह हरिद्वार के पास से करती है। आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में आप देखते हैं ये है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि तिब्बत के पास मानसरोवर झील से ही निकलती है, चेमयूंगडोंग ग्लेशियर से, और इसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। और जब यह अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तब इसे दिहांग कहा जाता है। और इसकी यहाँ पर सहायक नदियाँ हैं लोहित, दिहांग और दिवांग, इसकी सहायक नदियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश में। फिर जब यह असम में एंटर करती है तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। जब यह ब्रह्मपुत्र आगे बढ़कर बांग्लादेश में एंटर करती है तो बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। और इसकी सहायक नदियां हैं मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, बराक, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और गंगा जब यहाँ से आती है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। जब पद्मा और यमुना नदी दोनों मिल जाती हैं तो इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। और यह बंगाल और बांग्लादेश के किनारे पर यहाँ पर ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरबन डेल्टा की जो फेमस वो है, वहाँ पर सुंदरी के फूल पाए जाते हैं, इसलिए सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं और कुछ नदियाँ हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं जो नदियाँ अरब सागर की खाड़ी में गिरती हैं वो हैं, सबसे बड़ी दो नदियां हैं अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली, एक है नर्मदा और एक है तापी। बाकी सब छोटी नदियां हैं, साबरमती, लूनी नदी और इधर छोटी छोटी नदियां हैं, आप देख सकते हैं मांडवी, जरावी, शारावती, गंगावेली, पेरियार नदी,
ये सभी और भरतपुजा, ये सभी नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली हैं। और जल विभाजक की बात करें तो ये नदियाँ इस तरफ ही क्यों जाती हैं, तो भारत में एक जल विभाजक निर्धारित किया गया है जो इस तरह से है कुछ, जो यहाँ से निकलता है। जल विभाजक जो रेखा है उसे ऐसे माना जाता है कि जैसे इस तरह से कुछ नदियाँ आती हैं और फिर ये इस तरह की एक जल विभाजक रेखा मानी जाती है। जो इधर की जो नदियाँ निकलेंगी ये सब इधर जाती हैं, क्योंकि इधर ये जल विभाजक ने इनका रास्ता रोक दिया है। ये ऊंची भूमियाँ हैं या फिर पहाड़ हैं जो कि पानी को उल्टा जाने नहीं देते हैं उधर, तो ये नदियाँ सभी इधर की तरफ आती हैं। और यहाँ इधर साइड से निकलने वाली सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में आती हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में आने वाली जितनी भी नदियां हैं उन्हें हम इस फोटो में देख सकते हैं। वो हैं हुगली, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कावेरी, पेरियार और कृष्णा और वेगई। जो इसकी 6 नदियां हैं बड़ी, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम एमपी के अमरकंटक से हुआ है। नर्मदा नदी का उद्गम एमपी के अमरकंटक से हुआ है और यह धुआंधार जलप्रपात जो है वाटरफॉल्स उसका निर्माण करती है। दूसरी है तापी नदी, जिसका उद्गम भी मध्य प्रदेश या एमपी के बैतूल जिले की पहाड़ियों से हुआ है। आगे हम बात करते हैं नर्मदा और तापी नदी की हमने देख ली है। अब हम बात करते हैं गोदावरी की। गोदावरी जो नदी है वह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसकी जो लंबाई है वह 1500 किलोमीटर है और यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं गोदावरी की, वो हैं गोदावरी की सहायक नदियां पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता और मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। ये हैं गोदावरी की सहायक नदियाँ। गोदावरी है दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी इसे कहते हैं। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद हम बात करते हैं महानदी की। महानदी का उद्गम जो होता है वो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमियों से होता है और यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इसकी लंबाई है 860 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है वह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वरम की पहाड़ियों से होता है। महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है और कृष्णा की जो लंबाई है वह लगभग 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो सहायक नदियां हैं कृष्णा की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूशी और भीमा। ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अब हम बात करते हैं कावेरी नदी की। कावेरी नदी का जो उद्गम हुआ है वह भी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से हुआ है। पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ और इसकी लंबाई है वह है 760 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कावेरी की सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी,
हेमावती और काबिनी, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।